Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of 8th of May to 14th of May 2023. The question is Sarbanand Sonowal inaugurated Sittwe Port इन दैट इज़ बी म्यांमार। तो म्यांमार में एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है सिटवे पोर्ट, जिसको इनेग्रेट किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है एंड आयुष मिनिस्ट्री के भी ये क्या है? मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। एंड डिप्टी पीएम, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार दैट इज़ एडमिरल टिन आउंग सान। ठीक है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे मिलिट्री शासन है, तभी ये एडमायरल टिन आउंग सान जो है यहाँ के डिप्टी पीएम है। जॉइंटली इनेग्रेटेड सिटवे पोर्ट इन म्यांमार। अब ये सिटवे पोर्ट कहाँ पे है? आप ये देखो, ये आपके बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ सिटवे पोर्ट। तो यहाँ पे जो ये सिटवे पोर्ट है सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या किया है? इसको इनेग्रेट किया है। ठीक है, जो वहाँ के डिप्टी पीएम है एज ऑल्सो रिसीव्ड फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप। तो इंडिया ने पहली कार्गो शिप भी जो है वो म्यांमार को दी है, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है कोलकाता से रवाना हुई थी इस सिटवे पोर्ट तक। ठीक है, द प्रोजेक्ट वाज एनविसेड to provide alternative connectivity of Mizoram with the Haldia, Kolkata or any Indian port through the कलादन रिवर इन म्यांमार। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो आपका जो ऐजवाल है, ऐजवाल डिस्ट्रिक्ट है जो है हमारे पास इंडिया की, ठीक है, वो क्या है? वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से डायरेक्टली इंडिया को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है कलादान रिवर म्यांमार में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। तो हम इसको याद रखना, कलादान रिवर के थ्रू हम मिज़ोरम को कनेक्ट कर सकते हैं विद हल्दिया, कोलकाता और एनी इंडियन पोर्ट थ्रू कलादान रिवर इन म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बारे में जानते हैं। आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, इसका बॉर्डर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ है। इट्स कैपिटल है नाइपिदो, ठीक है, विच इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एट द कैपिटल इन 2005 से। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? मिन सुई, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, पीएम कौन है? सीनियर जनरल मिन आउंग हालांग। ठीक है, करेंसी के यहाँ के म्यांमार रुपीज़। सॉरी, यहाँ पे मैं देख के बताता हूँ इनकी क्या करेंसी है। ठीक है, आफ्टर JNK लिथियम रिजर्व फाउंड्स इन दैट इज सी राजस्थान। तो राजस्थान में क्या हुआ है? अभी अभी लिथियम के रिजर्व जो है वो फाउंड हुए थे। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो JNK है वहाँ पे भी हमारे पास क्या है? बहुत सारे लिथियम रिजर्व जो है मिले हैं। अब उसके बाद कहाँ पे? राजस्थान में भी हमें क्या मिले हैं? लिथियम रिजर्व जो है वो मिले हैं एंड कैन मीट 80% ऑफ द टोटल कंट्रीज डिमांड। ठीक है, जो यहाँ पे राजस्थान में लिथियम मिला है ना, उससे हम 80% जो कंट्री की डिमांड है लिथियम की उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, करंटली इंडिया इज़ डिपेंडेंट। ठीक है, करंटली क्या है? इंडिया जो है वो लिथियम है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि हम यहाँ पे अपनी बैटरीज बना सके या कुछ और काम कर सके। ठीक है, इसके जो लिथियम है ना, लिथियम बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल बैटरीज बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इसकी बैटरी की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो सेवरल मिलियंस लाइक लिथियम भी हम बाहर से मंगाते हैं, निकल भी बाहर से मंगाते हैं, कोबाल्ट भी बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, तो लिथियम डिपॉजिट वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रैसी इन जम्मू एंड कश्मीर इन फरवरी दिस ईयर। और अभी अभी हमने राजस्थान में भी इसको फाउंड कर लिया है और थोड़ा बहुत हमारा कर्नाटका में भी क्या होता है? लिथियम रिजर्व होता है। तो आपने ये तीनों स्टेट्स याद रखनी है, जम्मू कश्मीर और दूसरे नंबर पर राजस्थान और फिर कर्नाटका, यहाँ पर हमारे लिथियम रिजर्व है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लिथियम रिजर्व होता है ना वो कहाँ पे होता है? वो लिथियम ट्रायंगल इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल है, लाइक अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। इनके पास 50% डिपॉजिट है पूरे के पूरे एरिया के। ठीक है, पूरे के पूरे साउथ अमेरिका के। ठीक है, और चाइना सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो 75% कहाँ से आता है? चाइना से आता है। अब लिथियम के बारे में जानते हैं। लिथियम केमिकल एलिमेंट विद अ सिंपल Li। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट मेटल होता है और लाइटेस्ट मेटल होता है एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको लाइट बैटरीज बनाने का इसका यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, इट इज़ एल्कलाइन एंड रेयर मेटल। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है एंड एटॉमिक मास 6.941 एंगस्ट्रॉन यू होता है।
ठीक है। लिथियम इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरीज को बनाने के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरीज, लैपटॉप्स की, डिजिटल कैमराज की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी बैटरीज बनाना इससे स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में है, किस चीज़ के? लिथियम के। 27th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन दैट इज सी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन ने इसको चेयर किया। 27th मीटिंग थी ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, जो कि 8 मई को न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो रघुराम राजन कमेटी ने इसको प्रस्तावित किया था, और रिकमेंडेशन किसकी थी? रघुराम राजन कमेटी की ही रिकमेंडेशन थी, उसकी वजह से हमने इसको ये बनाया है ताकि हम इंडिया में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सके और डेवलपमेंट कर सके इन किस क्षेत्र में? इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, 2010 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इट ऑल्सो फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल ओवर इंडिया। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट स्मार्ट? स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ठीक है, मुंबई और अहमदा के बीच में जो हाई स्पीड रेल है उसके जो स्टेशंस हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है? बहुत अच्छी तरह से डेवलप करना है। यही है प्रोजेक्ट स्मार्ट। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, उन्होंने जॉइंटली एक साइन किया है MOU, किसके साथ? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ, दैट इज जिका के साथ। किसके लिए? स्टेशन एरिया, स्टेशन के एरिया को डेवलप करने के लिए। कहाँ पे? मुंबई एंड अहमदाबाद में जो हाई स्पीड रेल है उसके स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए जो है वो MOU साइन किया है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। ठीक है, ताकि हम जो साबरमती है, सूरत है, विरार है और थाने हैं जो महाराष्ट्र में, ये एरिया आते हैं इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क के अंडर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टेशन हैं उनको हमने अच्छे से डेवलप करना है। ठीक है, Which country extends $1 billion credit line to श्रीलंका amid economic crisis? आपको पता है कि पिछले साल इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे श्रीलंका में, वो काफ़ी तरह से डूब गया था, बहुत बैंकक्रप्ट हो गई थी ये कंट्री। ठीक है, तो इंडिया ने इनको इनकी हेल्प करने के लिए क्या क्या किया था? $4 बिलियन का जो है वो लाइन क्रेडिट देने का वादा किया था, पैसा देने का वादा किया था। उसमें से जो है इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है 1 बिलियन क्रेडिट ऑफ लाइन टू किसके लिए? श्रीलंका के लिए। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी न्यूज़ पता है। ठीक है, तो इन द मिडेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका फॉर अनदर ईयर। एक साल और के लिए ये एक्सटेंड कर दिया गया है। टोटल जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो इंडिया देगा $4 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंट के रूप में। किसको? श्रीलंका को। ठीक है, इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो पैसा है इन्वेस्ट कर रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है? इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में, फिर जापान एंड उसके बाद चाइना भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पैसा श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आपको पता है श्रीलंका कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ एशिया में। इट इज़ एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन एंड द साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कैपिटल श्री जयवर्धन कोटे है, वाइल द लार्जेस्ट सिटी इज कोलंबो। प्रेसिडेंट कौन है? रनीला विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुरुवर्धना। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला, तमिल एंड इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है। और इनका जो मेन व्यवसाय होता है ना वो है एग्रीकल्चर, टी का उत्पादन, चाय का उत्पादन, रबड़ का उत्पादन, कोकोनट्स। और आपको इसमें एक मेन बात बता दूं, जो इनका टूरिज्म सेक्टर भी है वो भी इनका मेन सोर्स है इकॉनमी का। हु विंस लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023? दैट इज सी लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ने 2023 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता है। तो आपने ये याद रखना है, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन का किसको मिला है? शैली एंड फ्रेजर पेरिस को। ठीक है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अर्जेंटीना की टीम, जो मेसी की टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है इस बार फुटबॉल का। ठीक है, उसी की टीम को क्या मिला है? फुटबॉल टीम का बेस्ट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस अल्क्राज को। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिश्चियन एरिक्सन को। ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, इन डिसेबिलिटी
ठीक है, कैथरीन डेब्रोनर को वर्ल्ड एक्शन सुपर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, एलिन गू को, एंड लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दैट इज टीम अप को। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, लियोनेल मेसी को क्या मिला है, लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है, और साथ ही साथ अर्जेंटीना की जो मैन की फुटबॉल टीम है उसको क्या मिला है, चैंपियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको मिला है, क्योंकि इन्होंने इस बार क्या जीता है, कतर में इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड कप जीता है, जिसके कैप्टन कौन थे, लियोनेल मेसी थे। और ये पहली बार हुआ है कि एक ही टीम के खिलाड़ी को क्या मिला है, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी मिला है, और लॉरेंस जो वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स, दैट इज़ 8 ईयर्स। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, इसकी 8th एनिवर्सरी जो है वो मनाएगी। इसमें जो ये जो योजना है इसमें 18 से लेकर 50 के बीच में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आते हैं। ठीक है, और दोज हु एनरोल बिफोर टर्निंग 50 कैन कंटिन्यू टू अवेल लाइफ कवर अंटिल द एज ऑफ 55 बाई पेइंग द प्रीमियम। और इसका प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है, 436 रुपये पर ईयर के हिसाब से करना पड़ता है। और रिस्क कवरेज कितना आता है इसमें 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अगर कहीं पे किसी भी तरह से डेथ हो जाती है उस पर्सन की। डैश डैश टू इंट्रोड्यूस कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ब्रिगेडियर्स एंड अबव रैंक, दैट इज़ डी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया है, जो ब्रिगेडियर एंड अबव के ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर से ऊपर वाले जितने भी हमारे रैंक हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी में, उन सबको एक कॉमन ड्रेस जो है वो, कॉमन यूनिफॉर्म जो है वो लागू की गई है। अभी मैंने यहाँ पे सारा का सारा आपको बताया है रैंक्स के बारे में। सबसे नीचे आता है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कॉलोनियल, लेफ्टिनेंट कॉलोनियल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो आप ये सोच लो ब्रिगेडियर से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है वो सेम ड्रेस जो है वो दी गई है। ठीक है, द हेड गियर शुड शोल्डर रैंक बैजेस, gorget patches, belt, shoes and senior officers will be standardized as the part of the decision. There will be no change in the uniforms by the colonels and below rank officers. ठीक है, who confers 37 गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, 37 जो गैलेंट्री अवार्ड है वो किसने दिए हैं, आपने याद रखना है। जो गैलेंट्री अवार्ड है ना वो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उन्होंने क्या दिया है, 37 जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो दिए हैं। ठीक है, तो क्यों दिए हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज होते हैं। ठीक है, उसमें से हमने 8 कीर्ति चक्र दिए हैं इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 जो है हमारे पास पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड दिए हैं। पोस्ट ह्यूमसली का मतलब है डेथ के बाद। ठीक है, 29 शौर्य चक्र दिए हैं, और उसमें से जो 5 पोस्ट ह्यूमसली जो है वो अवार्ड दिए गए हैं टू आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एंड स्टेट ड्यूटी पर्सनल इन न्यू दिल्ली ऑन May 9th 2023। विच गवर्नमेंट लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ठीक है, स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है वो किसने स्टार्ट किया है, तेलंगाना सरकार ने किया है। तो तेलंगाना सरकार पहली सरकार बन गई है जिन्होंने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट किया है, ताकि क्या करें, तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा रोबोटिक्स का इकोसिस्टम जो है इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, प्रमोशन हो। ठीक है, कोलेब्रेशन बिटवीन द एकेडमिया और इंडस्ट्री। ठीक है, एकेडमिया मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इंडस्ट्री के साथ कोलेब्रेशन करके एक नई रिसर्च करें, नया डेवलपमेंट करें इन द क्षेत्र ऑफ, किसके क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ द, किस में से निकाला गया था, आंध्र प्रदेश को अलग करके क्या बनाया गया था, तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना इज़ डिवाइडेड इनटू 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं। ठीक है, 2 जून 2014 को बना था बाय स्प्लिट, कैपिटल हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट 33। गवर्नर कौन है, तिमिल्ली साई सुंदरराजन जी हैं। सीएम के चंद्रशेखर जी हैं। और राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं, और हाई कोर्ट यहाँ पे कहाँ पे है, तेलंगाना हाई कोर्ट। बैडमिंटन एशिया अपॉइंट्स सी, दैट इज़ उमर राशिद
एज द चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये एक जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो एक गवर्निंग बॉडी है फॉर बैडमिंटन इन इंडिया। जितने भी हमारे पास बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं वो इसी के अंडर सर्व होते हैं। ठीक है, ये 1936 में बना था। ठीक है, 1934 में बन गया था, बट 1936 में क्या बना था, एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी होस्टिंग नेशनल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, हेमंत बिश्व शर्मा इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। अब ये जो चेयरमैन बने हैं टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के, दैट इज़ उमर राशिद जी, वो बने हैं बैडमिंटन एशिया के। ठीक है, ये इंडिया की बात कर रहा था मैं, अभी एशिया की बात करता हूँ। बैडमिंटन एशिया जो चैंपियनशिप है ये हर साल होती है। ठीक है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, बैडमिंटन एशिया इसको ऑर्गेनाइज करती है, और ये 1962 से लगातार जो है वो The tournament has been held since 1962 and has been an annual event since 1991. इंडियाज़ फर्स्ट एयरबस इज़ दैट इज़ ए C295। ठीक है, C295 क्या है, इंडिया की पहली एयरबस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर आपसे पूछें कि जो ये इंडिया की फर्स्ट एयरबस है C295, ये किसने बनाई है, ये बनाई है स्पेन ने। ठीक है, स्पेन में ये बनी थी। कौन सी कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है, स्पेनिश जो एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है कासा, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, उन्होंने ही इसको बनाया है। द फर्स्ट 16, ठीक है, 16 इस तरह के एयरक्राफ्ट जो है वो बनाए गए हैं स्पेन में, उसमें से एंड वाइल 40 आर टू बी बिल्ड इन गुजरात। ठीक है, 16 जो है वो स्पेन में बन गए हैं, उसमें से अब जो नेक्स्ट 40 बनेंगे वो गुजरात में बनाए जाएंगे। कौन इसको बनाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो बनाएगा, किसके साथ, एयरबस के साथ मिलके। ठीक है, और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये इंडिया की पहली एयरबस है C295, और इनकी सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट किया है अपनी पहली फ्लाइट ऑन 8 मई को। बुद्धम शरणम गच्छामी एग्जीबिशन इनैगुरेटेड इन दैट इज़ डी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी जो है ये एग्जीबिशन इनैगुरेट किया गया। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर दैट इज़ मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसको इनैगुरेट किया है। और बुद्धम शरणम गच्छामी एज द नेम इंडिकेटेड कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी भावनाओं को अच्छे से संजोने के लिए, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, ठीक है, और उनको अच्छे से अच्छे बुद्धिस्ट के बारे में बताना, ठीक है, बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसके बारे में बताना, बुद्धिस्ट जो आर्ट है कल्चर है उसके बारे में शोकेस करना, लोगों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करना। तो इसी के लिए जो है बुद्धम शरणम गच्छामी जो है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, लाइक नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, भूटान, और उसके साथ साथ कई और कंट्री के एम्बेसडर भी आए थे, डेनमार्क, ग्रीस, लक्समबर्ग, जमैका, पोर्चुगल, जॉर्जिया, आइसलैंड, इक्वाडोर, सीरिया एंड पेरू। तो इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हु इज़ द फर्स्ट वीमेन टू लीड इंडियाज़ लार्जेस्ट NBFC। ठीक है, NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, पहली वीमेन कौन बनी है जो इंडिया की, ठीक है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को क्या करेगी, लीड करेगी, उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। तो परमिंदर चोपड़ा विल बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी ये क्या बन रही है, पहली, ठीक है, फर्स्ट वीमेन है, तो आपको याद रखना ही रखना है, इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, शी हैज़ बीन तो विद द कंपनी, तो ये कंपनी में 2005 से लगातार काम कर रही है, एंड हैज़ बीन सर्विंग एज द डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO एज वेल एज मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर सिंस 2020। तो आपने ये याद रखना है, परमिंदर चोपड़ा जी क्या बनी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्या बनी है, लीडर बनी है, या चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। पाकिस्तान एंड चाइना एग्रीज टू एक्सटेंड CPEC 2 दैट इज़ डी अफगानिस्तान। अभी क्या था, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, ठीक है, सपोज़ करो ये चाइना है, ठीक है, यहाँ पे सपोज़ कर लो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारा इंडिया का थोड़ा सा पार्ट आता है, ठीक है, POK, ठीक है। तो ये जो चाइना है, CPEC है, ये हमारे पास चाइना से लेके POK से लेके पाकिस्तान के अंदर एंटर होके अब ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हमारा अफ़गानिस्तान है, और ये अफ़गानिस्तान में भी एंटर हो रहा है। तो इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया है कि हम क्या करेंगे, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में जोड़ेंगे ताकि हम वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कॉरपोरेशन
कोऑपरेशन बढ़े, सिक्योरिटी बढ़े, ठीक है, गुड नेबरहुड बने, म्यूचुअल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिले, सिक्योरिटी बने, काउंटर टेररिज्म को काउंटर करें, और कनेक्टिविटी और ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसी के मामले में इन्होंने ये किया है। तो सीपैक जो है अब कहाँ तक बनेगा, अफ़गानिस्तान तक बनेगा। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है, और चाइनीज़ काउंटर पार्ट क्यू गैंग वो आपस में मिले, और साथ में जो एक्टिंग जो फॉरेन मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान के मौलवी आमिर खान मुटक्की, वो आपस में मिले 5th चाइना अफ़गानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन ट्रेड मीटिंग में, ठीक है। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि ये जो सीपैक है वो पाकिस्तान चाइना अब कहाँ तक जाएगा, अफ़गानिस्तान तक जाएगा। और उन्होंने ये भी ऑफ़र किया है कि अफ़गानिस्तान में भी हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इंडिया इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता है क्योंकि हमारा जो पार्ट है पीओके में, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे क्या है, वहाँ से ये रोड जा रहा है। तो इंडिया इस पे क्या कर रहा है कि हमारी ज़मीन पे आप लोग इस तरह से रोड कैसे बना सकते हो हमारी परमिशन के बिना, ठीक है। तो सीपैक इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, $multi-billion बेल्ट है ये, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा रहे हैं, अफगानिस्तान तक जा रहे हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम चाइना, कोरिया एंड दैट इज़ डी इंडोनेशिया, ठीक है। अब क्या होगा, इंडिया जो है वो एंटी डंपिंग टैक्स लगाएगा, ड्यूटी लगाएगा, किसके ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, जो कहाँ से आएगी, चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से जो भी ऑप्टिकल फाइबर इंडिया में आएगी उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी के चार्जेस जो है वो इंडिया लगाएगा। अब ये क्यों लगाएगा, आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, सपोज दिस इज़ इंडिया, ठीक है, और ये बाहर वाली कंट्रीज़ में मान लेता हूँ कि चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया को हमने इकट्ठा ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑप्टिकल फाइबर खरीदते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। अब इंडिया में अपनी ऑप्टिकल फाइबर भी बनती है, ठीक है, और हम बाहर से भी खरीदते हैं क्योंकि हमारी डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब हम बाहर से खरीदते हैं ना, बाहर वाली हमारे को सस्ती पड़ जाती है और यहाँ पे कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रेफर करते हैं बाहर वाली को खरीदना, ठीक है। अब क्या होगा, अब इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा इसके ऊपर जो बाहर से आएगी, चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आएंगी, ठीक है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो कौन लगाएगा, इंडिया लगाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, बाहर से आने वाली जो ऑप्टिकल फाइबर है वो महंगी हो जाएगी और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, फोर्स हो जाएंगे इंडिया की ऑप्टिकल फाइबर को खरीदने के लिए। तभी हम एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। यही है एंटी डंपिंग जो मैंने आपको समझाया। और डंपिंग क्या होता है, डंपिंग ऑपोजिट होता है इसका, लाइक सपोज दिस इज़ इंडिया, ठीक है, और दिस इज़ कोई भी फॉरेनर कंट्री है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, इंडिया में सपोज करो ऑप्टिकल फाइबर केबल का है 50 रुपये, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया 50 रुपये में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल मिलती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से बनाएंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉरेनर कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम आ जाएगी और ये इसको 40 रुपये में बेचेंगे। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, इसी को खरीदेंगे ना वो, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को किसी दूसरी कंट्री में लेके जाना और प्राइस कम करके लेके जाना, उसको बोलते हैं हम डंपिंग। और हमने क्या किया, हमने एंटी डंपिंग कर दी। एंटी डंपिंग मतलब इसके ऊपर हमने 20 रुपये का चार्ज लगा दिया, ठीक है, और इसके टोटल कॉस्ट 60 रुपये होगी और इंडिया की जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 50 की रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग किसको प्रेफर करेंगे, 50 रुपीज़ वाले को। तो ये है एंटी डंपिंग एंड डंपिंग। अजय वॉरियर 23 इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज़ सी यूके। तो इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है 23 की, वो जो है वो होने वाली है। कहाँ पे होगी इस बार, ये यूनाइटेड किंगडम में होगी, सेलिबरी प्लेन्स में। 27 अप्रैल से लेके 11 मई तक ये होगी। वो लॉन्चेस पोषण भी पढ़ाई भी अंडर मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। तो हमारा एक मिशन है जिसका नाम है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। उसके अंतर्गत जो है एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। ये जो लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है स्मृति ईरानी जी ने, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जितनी में हमारे पास आंगनबाड़ी की जो महिलाएँ हैं, ठीक
ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, अच्छे से एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, उनको अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरह की न्यूट्रिशन एंड किस तरह की एजुकेशन हमने बच्चों को देनी है आंगनवाड़ी में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनवाड़ी में होते हैं उनको हमने किस तरह से अच्छी से एजुकेशन देनी है, न्यूट्रिशन उनको कैसे देना है ताकि उनमें क्या हो, उनकी बॉडी का अच्छी तरह से विकास हो सके। तो यहाँ पे 13,90,000 के आसपास जो है पूरे के पूरे इंडिया में आंगनवाड़ी की महिलाएं वर्कर्स हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन एज वेल एज एजुकेशन टू द स्टूडेंट, ठीक है। तो सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 आपका नाम से ही पता चल रहा है, पोषण मतलब कि उनके समग्र वो करने के लिए, विकास के लिए, लाइक माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, ठीक है। एडोलसेंट गर्ल्स जो होती हैं उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं उनकी बॉडी में, प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उनकी सेहत का ध्यान रखना, उनको अच्छा खान पान देना, लैक्टिंग मदर्स को भी अच्छे से खान पान देना, तो ये सारी की सारी बातें जो है इसके अंदर आती हैं, ठीक है। 4 डे मिलेट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दैट इज सी देहरादून। तो देहरादून में जो है 4 दिन का मिलेट फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अब मिलेट्स क्या होते हैं, जैसे ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, इसको बोलते हैं हम मोटा अनाज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अभी इंटरनेशनल जो मिलेट ईयर है वो 2023 को जो है वो घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था कि 2023 को हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है मनाएंगे, कहाँ पे रखा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा था। तो उसके साथ क्या हुआ, इंडिया की सपोर्ट में 72 कंट्रीज आई और जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो 2023 का पूरा साल है उसको हम क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है वो मनाएंगे। तो 4 दिन का जो मिलेट फेस्टिवल है वो देहरादून में हुआ, उत्तराखंड में, ठीक है। श्री अन्ना महोत्सव भी बोलते हैं हम इसको, और ये 13 मई को हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका मेन एम यही है, जो ज्वार बाजरा रागी और जो भी मोटा अनाज है उसकी तरफ हमने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को अट्रैक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिलेट्स का उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को खाने को मिले, ठीक है। ताकि क्यों मिले, क्यों हम इतना फोर्स कर रहे हैं, हम इसलिए इतना फोर्स कर रहे हैं क्योंकि जो ये मिलेट्स होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी यूज़फुल फॉर योर बॉडी, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, भूखमरी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कम की जा सकती हैं बाय मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी, लाइक जो मोटा अनाज होता है। तो तभी जो है 2023 को क्या मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल मिलेट डे मनाया जा रहा है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स कार्बन डेटिंग ऑफ शिवलिंगा एट दैट इज़ बी ज्ञानवापी। अभी आपको पता होगा कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है, मॉस्क है, ठीक है, वाराणसी में, वहाँ पे बोलते हैं कि एक उसके अंदर एक शिवलिंग है। पहले जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद जो है एक मंदिर हुआ करती थी। तो क्या किया गया, लोगों ने इसका केस जो है हाई कोर्ट लेके गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी पिटिशन डाली। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इस पे ऊपर अपना जजमेंट दिया है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बोला है कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए, जो शिवलिंगा वहाँ पे मौजूद है, जो शिवलिंगा जो है ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर है वाराणसी इंडिया में, उसकी जो है कार्बन डेटिंग की जाए, उसका पता लगाया जाए कि ये कब की शिवलिंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू टेम्पल था या नहीं था ये भी पता लगाया जाए, ठीक है। तो ये जो कार्बन डेटिंग है ये कहाँ पे की जाएगी, कौन इसको करेगा, इसको करेगा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद गुजरात में की जाएगी, ठीक है। कार्बन डेटिंग होती क्या है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कार्बन का अमाउंट देख के ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग। विच पोर्ट्स बैग्स सागर श्रेष्ठा अवार्ड 2023 दैट इज बी कोचिन पोर्ट। तो कोचिन पोर्ट को क्या मिला है, सागर श्रेष्ठा अवार्ड 2023 जो है इसको मिला है, ठीक है। कोचिन पोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 के लिए। क्यों मिला है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है इन द मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी के मामले में ये पहले नंबर पे रहा है पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है। और सेफ्टी के मामले में भी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के मामले में भी, प्रोडक्टिविटी के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में, तो सभी मामलों में ये आगे रहा है, तभी इसको क्या मिला है, सागर श्रेष्ठा अवार्ड 2023 जो है वो कोचिन पोर्ट को मिला है।
वी सिटी टू होस्ट 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इन दिसंबर, दैट इज डी तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जो है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है दिसंबर में मनाएगा। ठीक है, ये 5th एडिशन है। तिरुवनंतपुरम केरला में मनाया जाएगा 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका। ठीक है, आयुर्वेदा जो भी है हमारे पास आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सेवरल आयुर्वेदा एसोसिएशन इकट्ठे होकर जो ये तिरुवनंतपुरम केरला में इसको मनाएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे होगा, तिरुवनंतपुरम केरला में। कोस्टल रोड इन मुंबई रिनेम्ड आफ्टर, दैट इज ए छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। ठीक है, छत्रपति जो संभाजी महाराज जी हैं उनकी जो 366 बर्थ एनिवर्सरी थी उसी के उपलक्ष्य में जो कोस्टल रोड है मुंबई का, ठीक है, उसका नाम जो है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर रखा गया। ठीक है, और एक सेरेमनी जो है वो भी ऑर्गेनाइज की गई पहली बार कहाँ पे, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है टू इंस्टॉल ए ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज अलोंग द कोस्टल हाईवे। अब महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, ये वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास इंडिया है तो वेस्ट वाले पार्ट में हमारे पास महाराष्ट्र है यहाँ पे। ठीक है, एंड कवर्स द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बाइस, ऑफिशियल एनिमल है इंडियन जेंट स्क्वेल एंड ऑफिशियल बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन एंड ऑफिशियल डांस है लवणी। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट। चाइना की सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक बैठक हुई, एक समिट हुई, वो कहाँ पे हुई है इस बार, चाइना में हुई है। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये 5 जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है, उनकी जो है चाइना के साथ मीटिंग हुई है, कहाँ पे, चाइना में। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड जगन्नानाकू चेबूधाम प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है, जगन्नानाकू चेबूधाम प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, एक टोल फ्री नंबर है 1902 1902, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, उनके जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जितने भी उनके पास उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ताकि उनको जो है जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो सारी की सारी पता चल सके और उनकी हेल्प हो सके। विच कंट्री हैज़ रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, जो सीरिया है उसको क्या किया था 2011 में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सिविलियंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसको क्या किया गया था, अरब लीग से जो है सीरिया को उस टाइम हटा दिया गया था। अब क्या हुआ, अरब लीग के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने एग्री कर लिया है कि सीरिया को वापस से इस लीग के अंदर लाया जाए। तो 11 साल बाद जो है वो सीरिया वापस आ गया है अरब लीग में। Which state announced financial aid of Rs 10 lakh to discharge patients suffering from Duchenne muscular dystrophy। ठीक है, जो डकेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है ये एक क्या है, ये वीकनेस होती है जो कि जनरली अफेक्ट करती है बॉयज़ को। ठीक है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी इस डिजीज़ से DMD जो डिजीज़ है उससे ग्रसित होगा उसको कितना दिया जाएगा, Rs 10 लाख रुपीज़ का जो है वो दिया जाएगा। रिसेंटली विच स्टेट इज़ गोइंग टू बिल्ड इट्स फर्स्ट फार्मा पार्क। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, अपनी स्टेट का पहला फार्मा पार्क जो है वो बनाने जा रहा है। कहाँ पे, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड की। ठीक है, बुंदेलखंड की जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड एरिया के अंदर जो आती है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पे जो है पहला फार्मा पार्क बन रहा है उत्तर प्रदेश का, और इसके लिए 1500 हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो जांची गई है, जिसके ऊपर ये फार्मा पार्क बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो फर्स्ट मेडिकल पार्क है वो कहाँ पे बन रहा है, गौतम बुद्धा नगर। ठीक है, यूपी का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है वो बन रहा है गौतम बुद्धा नगर में, और यूपी का जो पहला फार्मा पार्क है वो बन रहा है ललितपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड के अंदर आती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द मेडिकल डिवाइस पार्क ऑन 350 एकड़ ऑफ लैंड। ठीक है, कहाँ पे, यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन गौतम बुद्धा नगर, जो कि नोएडा के पास है। ठीक है, तो वहाँ पे ये बना रहे हैं।
हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच द 5000 रन इन ओडीआई। तो क्रिकेट में जो वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं उसमें सबसे फास्ट प्लेयर कौन बना है जिसने 5000 रन पूरे कर लिए हैं, दैट इज़ ए बाबर आजम। तो बाबर आजम ने कितने बनाए हैं, 5000 रन का मार्क्स जो उन्होंने पूरा किया है वनडे इंटरनेशनल में। और उन्होंने सबसे कम इनिंग्स खेली है, दैट इज़ 97 इनिंग्स में उन्होंने 5000 से ज़्यादा रन जो है वो बना लिए हैं। उससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये था हाशिम आमला के नाम, ठीक है। उन्होंने 101 इनिंग में 5000 रन से ज़्यादा जो है वो बनाए थे, ठीक है। अब पहले नंबर पे आए बाबर आजम, दूसरे नंबर पे कौन आए हैं, हाशिम आमला। और करंटली जो बाबर आजम है वो वनडे इंटरनेशनल की आईसीसी की जो रैंकिंग है उसमें पहले नंबर पे है। ही इज़ द 14th, 14वें ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 5000 से ज़्यादा रन जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा जो रन है पाकिस्तान में वो है इंजमामुल हक, जिनके 11701 रन है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है 2015 में इन्होंने ओडीआई में क्या किया था, डेब्यूट किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ठीक है। इस लिस्ट में विराट कोहली चौथे नंबर पे है जिनका 114 इनिंग में जिन्होंने 5000 रन से ज़्यादा बनाए हैं। और तीसरे नंबर पे है वेस्ट इंडीज़ के लीजेंड विवियन रिचर्ड्स जिन्होंने 5000 रन जो है वो 114 इनिंग में बनाए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पाँचवें नंबर पे हैं वो है डेविड वॉर्नर जो कि 115 इनिंग में जिन्होंने 5000 का मार्क जो है वो पूरा किया है। एशिया कप स्टेज 2 जो आर्चरी का है, इंडिया क्लेम दैट इज़ दी 14 मेडल। तो इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं, किसमें, एशिया कप, किसका, आर्चरी का, ठीक है। कहाँ पे हो रहा था, ताशकेंत में, उज्बेकिस्तान में हो रहा था। वहाँ पे इंडिया ने 14 मेडल जो है वो जीते हैं, ठीक है। जिसमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। वीमेंस जो टीम है उन्होंने गोल्ड जीता है, किस किसने, साक्षी, प्रणीत एंड अदिति गोपीचंद जी ने, ठीक है। मेंस की टीम में गोल्ड जीता है ऋषभ यादव, ठीक है, प्रथमेश एंड प्रथमेश जावकर ने। मिक्स टीम कंपाउंड में गोल्ड जीता है प्रथमेश और प्रणीत कौर ने, ठीक है। मेंस का जो इंडिविजुअल कंपाउंड है इसमें प्रथमेश फुगे ने गोल्ड जीता है, ऋषभ यादव सिल्वर एंड जावकर ने ब्रॉन्ज। वीमेन इंडिविजुअल में साक्षी चौधरी ने गोल्ड, प्रणीत कौर ने सिल्वर। वीमेंस टीम रिक्योर ने गोल्ड, अवनी भजन कौर एंड लक्ष्मी हेम्बॉर्न, ठीक है। मेंस टीम रिक्योर में गोल्ड, मृणाल चौहान, पार्था एंड जुएल सरकार। मिक्स टीम रेस्क्यू में सिल्वर, पार्थ सोलंकी एंड भजन कौर ने। मैन की इंडिविजुअल रिक्योर में मृणाल चौहान ने गोल्ड एंड पार्थ सोलंकी ने ब्रॉन्ज। एंड वीमेन इंडिविजुअल रिक्योर में भजन कौर ने सिल्वर। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, कुछ एक नाम आपने जरूर याद रखने हैं कि ये किससे संबंध रखते हैं, जैसे साक्षी चौधरी, ऋषभ यादव, ठीक है, प्रणीत कौर, तो इनका नाम आपने याद रखना है। और आपने ये भी याद रखना है कि एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी में इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं जो कि ताशकेंत उज्बेकिस्तान में हुई थी। Who launched the trailer of first टैग इन लैंग्वेज फिल्म, ठीक है। टैग इन लैंग्वेज जो है, टैग इन लैंग्वेज जो है वो अरुणाचल प्रदेश की एक लैंग्वेज है, ठीक है। उस लैंग्वेज में पहली मूवी जो है वो बनी है जिसका ट्रेलर जो है लॉन्च किया है किरण रिजिजू जी ने, ठीक है। और ये 90s मतलब कि 1990 का जो लव है, लव इन 90s, ठीक है, इसके ऊपर ये बनाई गई फिल्म है। इज़ द फर्स्ट फिल्म मेड इन द टैगिन लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने क्या किया है, इसके ट्रेलर को लॉन्च किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ तेगिन कम्युनिटी, तेगिन और घासी मीरी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। उनकी ये मेन लैंग्वेज है तेगिन लैंग्वेज, और उसी में ये मूवी जो है बनी है। वो 90s के प्यार को, लव इन 90s, उसको दिखाएंगे इस मूवी के जरिए, ठीक है। ये डायरेक्ट की गई है तपेन नाटम जी के द्वारा। द फिल्म ब्रिंग्स द नेशनल प्लेटफॉर्म द रिच कल्चर, ट्रेडिशन एंड लोकल फिल्म मेकिंग इनिशिएटिव ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मोस्ट टैगिन्स, जो टैगिन्स रहते हैं ना वो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। और ऑल्सो फाउंड इन द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट सियांग, पपुम पारे, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो टैगिन और घासी मीरी ट्राइब आपने काफ़ी नाम याद रखना है क्योंकि अब तो मूवी भी आ गई है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हु वॉन दोहा डायमंड लीग टाइटल, दैट इज सी नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, दोहा डायमंड लीग का टाइटल जो है जीता है। इन्होंने 88.67 मीटर ये भाला जो है फेंका है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या जीता है, वहाँ का
गोल्ड मेडल जीता है और दोहा की जो डायमंड लीग टाइटल है वो अपने नाम की है। ठीक है, 25 साल के हैं ये। उन्होंने 2022 डायमंड लीग फाइनल ट्रॉफी जो है स्विट्जरलैंड में भी जीती थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दोहा डायमंड लीग टाइटल भी जीता है। ठीक है, टॉप 3 कौन कौन रहे इसमें? नीरज चोपड़ा पहले नंबर पे, जाकोब वाल्देश दूसरे में, एंडरसन पीटर्स तीसरे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 2022 में नीरज चोपड़ा ने क्या क्या अवार्ड जीते हैं, क्या क्या चैम्पियनशिप जीती हैं। लाइक जो पावर नुर्मी गेम्स हैं तुर्कु फिनलैंड में हुई थी, उसमें इनका दूसरा नंबर था 89.30 मीटर के साथ। कुर्ताने गेम्स में इनका फिनलैंड में जो हुई थी पहला नंबर आया था 86.69 मीटर्स के साथ। डायमंड लीग जो स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी उसमें इसका दूसरा नंबर आया था। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में यूनाइटेड स्टेट में इनका दूसरा नंबर आया था। डायमंड लीग लुसाने जो स्विट्जरलैंड है वो पूरी की पूरी लीग इन्होंने जीती थी, पहला नंबर आया था। जेवलिन थ्रो इन्होंने 89.08 के साथ फेंका था। वांडा डायमंड लीग फाइनल भी इन्होंने जीता है स्विट्जरलैंड का, पहला नंबर। जेवलिन थ्रो 88.44 मीटर। और सबसे जो हाईएस्ट है इनका नेशनल रिकॉर्ड वो है 89.94 मीटर्स का। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल जो मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ पे बन रहा है? दैट इज सी आसाम। सो आसाम में क्या बन रहा है हमारे पास? इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इन जोगीघोपा आसाम में। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो है वहाँ पे गए थे, जो कि यूनियन मिनिस्टर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क है, द पार्क इज बीइंग डेवलप्ड अंडर कौन से? एम्बिशियस भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। फर्स्ट सच, ठीक है, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग मेड बाय NHIDCL इन जोगीघोपा आसाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पार्क विल बी कनेक्टेड टू द रोड, रेल, एयर एंड वाटरवेज। ठीक है, दिस इज बीइंग डेवलप्ड इन 317 एकड़ लैंड। ठीक है, अलोंग द ब्रह्मपुत्रा। तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लाइक वेयर हाउस, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज होगा, कस्टम क्लियरेंस हाउस होगा, यार्ड फैसिलिटी, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो इस तरह की जो है सारी की सारी जो है सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। तो आपने ये याद रखना है कि मल्टी मोडल जो लॉजिस्टिक पार्ट है इंटरनेशनल वाला इंडिया का, वो कहाँ पे बन रहा है? जोगीघोपा आसाम में। Who launches लोगो मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022? दैट इज सी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। उन्होंने क्या किया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है वो लोगो भी लॉन्च किया है, मस्कट भी लॉन्च किया है। वहाँ पे CM आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो कहाँ पे हो रही है इस बार की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? दैट इज़ यूपी में। ठीक है, तो ये 3rd एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कि मई 23 से 3 जून तक खेला जाएगा। और ये 2022 की गेम है। ठीक है, 2022 आपने याद रखना है। हो कब रही है? 2023 में। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी जो है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में हुई। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो पूरे ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं, गेम्स होती हैं, फिर रैंकिंग उनकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड मेडल विनर्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया विच ट्रांसलेट लेट्स प्ले इंडिया वॉज प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। ठीक है, क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्पोर्ट्स में जाएं, अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन करें, नशे से दूर रहें। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम भी बहुत सारी हमारे पास गेम्स हैं, लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये सारी की सारी हमारे पास इंडिया की क्या है, स्पोर्ट्स गेम्स हैं। ठीक है, द इनिशिएटिव स्टार्टेड इन द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इन 2018 इन न्यू दिल्ली। Who is said to become the next president of मार्लेबॉर्न क्रिकेट क्लब? ठीक है, मार्लेबॉर्न जो क्रिकेट क्लब है ना, ये लंदन का सबसे ओल्डेस्ट, मतलब कि ये एक क्रिकेट क्लब है कहाँ पे? लंदन में, जो कि 1787 में बना था और सबसे ओल्डेस्ट क्या है? क्रिकेट क्लब है लंदन में। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बनने वाले हैं मार्क निकोलस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? स्टेफन फ्राई को ये क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे मार्क निकोलस। ठीक है, MCC इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिंस 1814 द MCC हैज़ बीन बेस्ड एट द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, इन सेंट जॉन वुड लंदन एंड इज द ओनर ऑफ द MCC लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वो उनके ओनर कौन है? वो है मार्लेबॉर्न क्रिकेट
क्लब दैट इज, और इसके जो प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, वो कौन बनेंगे? मार्क निकोलस। इंडियन एयर फोर्सेस MiG-21 क्रैशेस नियर हनुमानगढ़ इन दैट इज सी राजस्थान। तो राजस्थान की एक जगह है जहाँ का नाम है हनुमानगढ़, वहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 है वो प्लेन वो क्या हो गया है? क्रैश हो गया है। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। MiG-21 बहुत ही पुराना एक तरह का क्या है? एक जहाज है, ठीक है। इंडिया इंडक्टेड MiG-21 फाइटर्स इन 1963। तो 1963 से आज तक, ठीक है, अभी तक ये चल रहा है MiG-21, अभी भी इंडिया वाले इसको चला रहे हैं। इसको उड़ता हुआ ताबूत बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत बार क्या हो गई है? एक्सीडेंट भी हो गया है। अभी हमारे पास टोटल 874 इस तरह के प्लेन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, और इनमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 पीपल जो इसमें थे वो मर गए, उनकी डेथ हो गई है, इंडियन एयरफोर्स के ये थे, ठीक है। द MiG-21 जेट हैज़ टेकन ऑफ फ्रॉम सूरतगढ़, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं किससे? तेजर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट से, ठीक है। अब MiG-21 बहुत ही पुराना जहाज है, ये बहुत ही एडवांस नहीं है। हमने थोड़ा बहुत इसमें एडवांसमेंट किया पर इतना भी एडवांस नहीं है ये, ठीक है। मोर देन 400 MiG-21 हैव बीन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट्स, ठीक है। 400 से ज़्यादा का एक्सीडेंट हो गया है और इसमें 200 से ज़्यादा पायलट्स की जो है वो डेथ हो गई है पिछले 60 सालों में, ठीक है। और ये जो MiG-21 है हमने लिया था सोवियत यूनियन से, ठीक है। मोकोयान एंड गुरोविच ये 2 इंजीनियर्स थे रशिया के, जो उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था, उन्होंने इसको बनाया था। सो डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन दैट इज अभी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर जो है खोला गया। इसकी जो शुरुआत की गई ये की गई राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, बहुत पुराने जो जहाज है, ठीक है, और जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा इस हेरिटेज सेंटर में, ताकि जो चंडीगढ़ के युवा लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैरियर बनाने के लिए प्रेरित हो। किसमें? इंडियन एयर फोर्स में, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की, और चंडीगढ़ खुद क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और 1950 में इसको बनाया गया था। ये एक वेल डिज़ाइंड सिटी है। ली कार्बूजियर जो कि स्विस फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसको बनाया था। यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई कोर्ट है, सेक्रेटरीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। इज़ वन ऑफ ली कार्बूजियर मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन चंडीगढ़। और यहाँ की मेयर आजकल है सर्वजीत कौर। ऑफिशियल बर्ड है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल एंड ऑफिशियल फ्लावर है सेक्रेड ट्री। बॉर्डर हाट, ठीक है, बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड इन दैट इज ए सिलहट। तो सिलहट का जो इलाका है वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? सिलहट का एक पर्टिकुलर इलाका है जिसका नाम है भोलागंज, ठीक है। वहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर हाट जो है वो बनाया गया है। ये टोटल 4था बॉर्डर हाट है। बॉर्डर हाट क्या होते हैं? जैसे बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक हाट बनाएंगे। इसमें क्या होगा? इस पर्टिकुलर हाट में हमारे पास कुछ एक चीज़ें इंडिया की होंगी, कुछ एक चीज़ें बांग्लादेश की होंगी, ताकि जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं वो क्या कर सके? वो इन चीज़ों को देख सके, इन चीज़ों को क्या कर सके? यहाँ से खरीद सके। तो यहाँ पे जो भोलागंज बॉर्डर है, यहाँ पे हाट में 26 स्टॉल इंडिया के होंगे, 24 स्टॉल जो है बांग्लादेश के होंगे। इसमें ट्रेडिशनल आइटम्स होगी इंडिया और बांग्लादेश की, और वो बिना किसी, ठीक है, बिना किसी ड्यूटी के, मतलब कि बिना किसी टैक्स के वो यहाँ पे क्या की जाएंगी? बेची जाएंगी। तो बॉर्डर हाट 10 से 4 बजे तक खुला होगा वेडनेसडे एंड सैटरडे को, ठीक है। और ये 4था बॉर्डर हाट है सिलहट डिवीजन में। बुक टाइटल द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स इज रिटन बाय दैट इज बी कस्तूरी रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्योंकि वो एक ट्राइब, जो द्रौपदी मुर्मू है वो एक ट्राइबल परिवार से आती हैं, और वो कहाँ पे है आजकल? रायसेना हिल, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है ना, वहाँ को बोलते हैं हम रायसेना हिल्स, ठीक है। तो कस्तूरी रॉय जी ने ये लिखी है कि किस तरह से एक ट्राइबल गर्ल जो कि एक टीचर थी, ठीक है, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से, रेजिलेंस की वजह से, प्रिजर्वेंस की वजह से आज इंडिया की फर्स्ट लेडी बनी है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनी हुई है, ठीक है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से है, और दिस बुक इज ऑथर्ड बाय कस्तूरी रे ने इसको लिखा है।
42nd जो एशियन समिट है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, दैट इज डी इंडोनेशिया। आपको मैं बता दूं एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो भी इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। और इस बार की जो समिट हुई है 42nd वो भी कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, अब एशियन की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, आपको बता दूं मैं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके बाद जो ये देश आते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तो ये टोटल 10 देश हैं जो एशियान के मेंबर हैं। ठीक है, अपने इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराने के लिए जो है ये ग्रुप बनाया गया था। और एशियान की आपने डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और अभी अभी मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो तैमूर लेस्ले है, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद जो है एक तैमूर लेस्ले नाम की एक कंट्री आती है, वो भी अब इसका मेंबर बनने जा रहा है और टोटल इसमें 11 मेंबर्स हो जाएंगे। अभी तक कितने हैं, अभी इसमें 10 ही मेंबर्स हैं। वी स्टेट लॉन्च्ड इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन, मतलब कि जो हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक है, कहाँ पे, केरला में। ठीक है, केरला में। तो केरला सरकार ने क्या किया है, अपनी स्टेट में जो हायर एजुकेशन है, हायर जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी एक रैंकिंग बनाने के लिए कि कौन सी टॉप की रैंकिंग है, उसके लिए रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, उसको बनाने के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, जिस तरह से इंडिया के पास पूरे के पूरे इंडिया में एक NIRF की रैंकिंग होती है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क, जिसमें मद्रास, IIT मद्रास आजकल पहले नंबर पे है। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने अपनी स्टेट में पहली स्टेट बन गई है केरला, जिनके पास अपना इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशन के लिए। तो कौन है इसका, क्या नाम है इसका, कौन सी स्टेट है ये, केरला। ठीक है, द हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो आर बिंदु जी है, उन्होंने इसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया, केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज KIRF, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को इंक्रीज कर सके एजुकेशन की। ठीक है, केरला की कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम है। केरला ऑफिशियल बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एंड केरला के चीफ मिनिस्टर पिनई विजयन। वेकफिट साइंस विच बॉलीवुड एक्टर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज सी आयुष्मान खुराना। तो वेकफिट एक कंपनी है जो कि सोने जैसे हम सोते हैं ना, जैसे बेड्स हैं, शीट्स हैं, तो इस तरह के जो सामान है, सोने के जो सामान है, ठीक है, सोने मतलब स्लीपिंग जो थिंग्स होती हैं, जो ज़रूरी होती है, उनको बनाने वाली एक कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आयुष्मान खुराना को क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि उनका ज़्यादा से जो ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, पॉपुलर हो सके। हु विंस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, मैक्स वेस्टैपन ने इसको जीता है। ये रेड बुल के ड्राइवर है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि बहरीन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वेस्टैपन में जीती है। मियामी भी आप इसमें ऐड कर लो, मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वेस्टैपन ने जीती है। सऊदी अरेबिया और अजरबाइन ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीती है, सर्गियो पेरेज ने। ये भी रेड बुल के ही ड्राइवर हैं। ठीक है, द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वाज होस्टेड बाय जर्मनी एंड दैट इज सी UAE। तो जर्मनी और UAE ने क्या किया है, पीटर्सबर्ग जो क्लाइमेट डायलॉग है उसको क्या किया है, उसको होस्ट किया है। इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस ये था कि जैसे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसको हमने कम करना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये डायलॉग था जो कि जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात ने इसको क्या किया है, होस्ट किया है। और ये 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ठीक है, जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो भी कहाँ पे हो रहा है इस बार, वो हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है। ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री से हमने रिड्यूस करना है, या 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देना है। तो इस तरह के जो है इसमें
इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, द कॉन्फ्रेंस एग्री टू फोकस्ड ऑन फेजिंग आउट फ्यूजल फ्यूल एमिशन वाइल फेजिंग आउट वाइबल अफोर्डेबल जीरो कार्बन अल्टरनेटिव, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जीरो से जीरो करना है, कार्बन एमिशन को जीरो करना है। इट कॉल्स फॉर ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी थ्रू सोलर, एनर्जी थ्रू एयर, ठीक है, और एनर्जी थ्रू वाटर, उसको हमने बढ़ाना है। ठीक है, 2030 तक और 2040 तक उसको क्या करना है, डबल करना है। मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक पेट्रोल है, डीजल है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी को हमने कम से कम करना है, क्योंकि उनके जलने से क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स भी क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ये जो डायलॉग हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ये किसने होस्ट किया है, जर्मनी और यूएई ने। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, मैंने आपको बताया ना, सीओपी जो 28 है वो दुबई में होगा इस बार, यूएई में, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में। ठीक है, अभी हर साल क्या होता है, पूरे के पूरे 197 कंट्रीज जो हैं वो आपस में मिलती हैं। ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलती हैं और एक रूल बनाती है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो उसी के लिए सीओपी जो है वो किया जाता है हर साल। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, हर साल होती है, जो 28 होगी वो इस बार होगी दुबई में। ठीक है, जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, ये रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में साइन की गई थी 1994 में। ठीक है, और 2023 में इसका 28 समिट होगी, जिसको COP 28 जो है वो बोला जाएगा। इसका मेन मोटो यही है कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करना है, 2 डिग्री जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 2 डिग्री और 1.5 डिग्री से कम हमारा क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, मतलब कि इंक्रीज ना हो तो बेटर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। एशियन जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हो रही है, दैट इज़ ए साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, वहाँ पे इंडिया को बस एक ही मेडल मिला है, दैट इज़ सिल्वर मेडल। और वो किसको मिला है, जेरेमी जो लैलरिनुंगा जी हैं 20 साल के, उनको ये अवार्ड, इसको ये मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। ठीक है, फाइनल में चाइना के हे यूजी ने इनको हराया। ठीक है, और इनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। ये जेरेमी लैलरिनुंगा जी वही हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता था, इंडिया के लिए गोल्ड जीता था। ठीक है, he became the only Indian weightlifter, ठीक है, to win medal at the Asian Wrestling Championship this year। ठीक है, वेटलिफ्टिंग, ठीक है, वेटलिफ्टिंग का ये वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन जो वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये हर साल मनाया जाता है, हर साल किया जाता है, ऑर्गेनाइज इसको करता है एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, दिस चैम्पियनशिप इज स्पेशली डिजाइन फॉर एथलीट्स फ्रॉम एशियन कंट्री, एज इट नेम सजेस्ट, ये सबको पता है। ठीक है, और 1969 से ये खेला जा रहा है, और फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट करी है 1988 से। A book titled Made in India 75 Years of Business and Enterprise is written by that is B अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत जी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक IAS ऑफिसर थे। ठीक है, अमिताभ कांत जी, और ये नीति आयोग के CEO भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे। ठीक है, तो अमिताभ कांत, तो इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और बुक भी आई है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड, जो कि के शैलजा जी ने लिखी है। उनकी ये खुद की ऑटोबायोग्राफी है। के शैलजा इज ए CPM सेंट्रल कमेटी मेंबर एंड द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। उन्होंने ये बुक लिखी है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ठीक है, और इट इज़ को रिटन बाय मंजू सारा सरन जी और के शैलजा, इन दोनों ने ये लिखी है। The central government has prohibited the import of apples where the CIF, that is cost, insurance and freight import prices is less than or equal to that is a 50 rupees per kg। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है कि जो बाहर से जो सेब हम इंपोर्ट करते हैं ना, बाहर से, बाहर वाली कंट्री से जो सेब हमारे इंडिया में आता है, हम उसी सेब को लेंगे जिसमें जो इंपोर्ट जो प्राइसेस है इज लेस देन और इक्वल टू 50 INR पर kg। ठीक है, मतलब कि जो बाहर से आने वाला सेब है उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना वो 50 रुपये
ठीक है, इज लेस देन 50 रुपीज़ और इक्वल टू 50 रुपीज़, उन्हीं को हम यहाँ पे खरीदेंगे। बाकी जो सेब है हम बिल्कुल भी बाहर से नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो सेब वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाहर से हमारा सेब अंदर कम आएगा इंडिया में, और यहाँ के सेबों की डिमांड क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी की सारी ये जो कंडीशन है ना, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए है, एक्सेप्ट जो हमारा भूटान है उसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होती, क्योंकि भूटान हमारा काफ़ी अच्छा मित्र है। तो हमने उनको एक तरह से ये किया है, इस पॉलिसी से उनको बाहर रखा है। साइक्लोन जो मोचा मोचा है इज द नेम सजेस्टेड बाय, ठीक है, अभी आपको पता होगा जो हमारे पास ये इंडिया है ना, इंडिया के जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है मोचा। ठीक है, ये नाम किसने दिया है, ये नाम दिया है यमन ने। तो साइक्लोन मोचा इज अनलाइकली टू हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा आपको देखो, ये दिस इज द बे ऑफ बंगाल। तो इंस्टेड ऑफ साइक्लोन, स्टॉर्म इज लाइकली टू चेंज इट्स रूट एंड मेक लैंडफॉल इन द म्यांमार। सो देर इज़ अ म्यांमार ऑल्सो। तो म्यांमार पे भी ये जा सकता है, आपके इंडिया में भी जा सकता है, एंड देर इज़ अ वे टू द बांग्लादेश ऑल्सो। तो सेवरल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल की काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी क्या हो सकती है, रेनफॉल हो सकता है, एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स एंड हीट भी इंक्रीज हो सकता है। तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि उड़ीसा की है आर ऑन हाई अलर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।